हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारे क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक सेट्स के बारे में। हमने अपनी 10th क्लास तक ये वाला टॉपिक कभी नहीं पढ़ा होता, हमारे सिलेबस में नहीं आता। ये हमारे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है सेट्स। ठीक है, अब सेट क्या होता है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी, आपने अपनी जनरल लाइफ में कोई न कोई कलेक्शन जरूर की होगी। हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ कलेक्ट जरूर करते हैं, जैसे कि हमने टिकट कार्ड्स कलेक्ट किए होते हैं, या जब हम छोटे होते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की होती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि हम कुछ ना कुछ कलेक्ट करें, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करके रखना। ठीक है, स्पेशली गर्ल्स को जैसे डॉल्स इकट्ठी करके रखना, बॉयज़ को टॉय कार्स इकट्ठी करके रखना, ये हमारी कलेक्शन होती है हमारे पास। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कलेक्शन की जो चॉइस है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, तो अब आपने कलेक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है, अब हम कलेक्शन वर्ड से जोड़ेंगे हमारा टॉपिक या सेट। ठीक है, तो सेट जो है वो जुड़ा हुआ है कलेक्शन से, यानी कि सेट क्या होगा, एक तरह की कलेक्शन होगी। हमने क्या करनी है, कुछ ऑब्जेक्ट्स की क्या करनी है, कलेक्शन। और इन ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को आप क्या बोलोगे, सेट। अगर वो कलेक्शन कैसी होगी, वेल डिफाइन होगी, यानी कि जब आपकी कलेक्शन क्या होगी, वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का मीनिंग मैं बताती हूँ, आपकी कलेक्शन कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। एक वेल डिफाइन कलेक्शन को आप क्या बोलोगे, सेट बोलोगे। अब वेल डिफाइन का मीनिंग क्या है, वेल डिफाइन मीन्स ऑब्जेक्ट इन द कलेक्शन कैन बी प्लेस्ड विदाउट एनी हेजिटेशन। या फिर आप कहो कि आप अगर एक ऐसी कलेक्शन करें जिसके अंदर जो आप ऑब्जेक्ट्स रख रहे हो, आप उन ऑब्जेक्ट्स को रखते वक्त कोई कंफ्यूजन में नहीं हो, या उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग पर्सन टू पर्सन जो चॉइस है अलग अलग नहीं हो सकती। वो जो चॉइस है सभी लोगों की क्या रहनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन टू एवरीवन अबाउट द कलेक्शन। यानी कि जैसे देखिए, मैंने कलेक्शन लेनी है कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो चाहे आप किसी भी पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू पूछोगे तो हम देखेंगे जो कलेक्शन यानी कि जो महीनों का हम काउंट करेंगे तो क्या होगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, है ना। हम ये सारे महीनों के नाम लिखेंगे। ठीक है, ये सभी के लिए कॉमन है कि सभी जो 12 महीने हैं साल में, सभी के लिए महीनों के नाम क्या रहेंगे, सेम। तो जब सभी अगर कलेक्शन बनाएंगे इन महीनों के नाम की, अप टू दिसंबर तक सभी 12 महीनों की क्या रहेगी, सेम। तो ये किसका एग्जांपल है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का एग्जांपल है। इसमें पर्सन टू पर्सन कभी भी चॉइस वेरी नहीं करती। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कलेक्शन बोलोगे, और ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है उस कलेक्शन को आप क्या बोलोगे, सेट बोलोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ईयर। आप कुछ भी कलेक्शन ले सकते हो कि जैसे कि एक वीक में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 7 डेज, तो वही रहेगा संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो सभी के लिए कलेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। या हमारे जो पास के जितने भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी लिस्ट बनानी है, वो भी सभी के लिए क्या रहेगी, सेम, है ना। तो या फिर इंडिया में कितने टोटल नंबर ऑफ रिवर्स हैं, ये भी कलेक्शन क्या रहेंगी, सेम। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी चॉइसेस सभी के लिए क्या रहे, सेम रहे, कोई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग से चेंज ना कर सके, उनकी जब आप कलेक्शन बनाते हो उसे आप क्या बोलते हो, सेट। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ऐसी कौन सी कलेक्शन है जिसे हम नहीं ले सकते। तो जब हम देखेंगे तो वो कलेक्शन है, जैसे मैं बोलूँ कि आपको अपने इंडिया में कोई 10 बेस्ट एक्टर्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो 10 बेस्ट आपने एक्टर्स के जब आप नाम बताओगे तो अब जरूर तो नहीं है कि सभी के लिए वो 10 बेस्ट एक्टर्स हैं वो सभी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। हो सकता है आपकी चॉइस में किसी एक पर्टिकुलर एक्टर का नेम ना हो और मेरा वो फेवरेट हो, तो यानी कि सबकी चॉइस क्या होती है, अलग अलग। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि मुझे तो भाई सलमान खान पसंद है, और किसी ने कहा नहीं मुझे तो रणबीर कपूर पसंद है, और किसी ने कहा मुझे अमिताभ बच्चन पसंद है। तो यानी कि सबकी चॉइसेस क्या हो सकती है, अलग अलग। आप अपनी लिस्ट में सलमान खान का नाम ना ही रखो और मेरी लिस्ट में सबसे पहले सलमान खान का नाम हो, तो यानी कि ऐसी चॉइसेस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ऐसी कलेक्शन को हम सेट कभी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यानी कि सेट के अंदर सिर्फ वेल डिफाइंड जो सभी की चॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि जिसमें सभी की एवरीवन की सेटिस्फेक्शन हो, उन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्शन में डाल सकते हैं। और जब भी आप एक सेट बनाओगे तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, मैथ्स में इस कर्ली ब्रैकेट का यूज करके रिप्रेजेंट
करोगे। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस कर्ली ब्रैकेट्स को हम लेंगे और उसके अंदर कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं हमें रखना है, उसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट जब आप पढ़ोगे, हमने अभी अब और एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे हम सेट के बारे में। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगी। द कलेक्शन ऑफ डेज इन ए वीक, ये मैंने आपको पहले बता दिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि अगर हमने सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, है ना, 1 2 3 4, आप नेचुरल नंबर्स का सेट ले लीजिए। ये सारे क्या है, सेट्स के एग्जांपल हैं। अब कोई भी जो वेल डिफाइंड कलेक्शन है उसे आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल द प्राइम नंबर लेस देन 20। ठीक है, तो वो प्राइम नंबर्स जो क्या हों, 20 से छोटे हों, उन नब्बे को मैं बताना था। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 11 13 17 एंड 19। तो ये मैंने सभी को लिखा और सभी को इस सेट के अंदर इस कर्ली ब्रैकेट में रख दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, एक सेट बन गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ फैक्टर्स ऑफ 15, यानी कि अब आप क्या करोगे, 15 के फैक्टर्स बताइए। यानी कि 15 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 के टेबल पे जाएगा, 3 के टेबल पे, 5 के और 15 के। ये सभी क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स होंगे। तो इनको मैंने क्या रख दिया, एक सेट बनाकर रख दिया। तो ये भी मैं क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेट। तो इतने ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल पढ़ सकते हो। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल द बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आप अपनी लाइब्रेरी की सभी बुक्स की लिस्ट बनाइए और उन सभी का नाम लिखिए और उनको इस तरह के सेट में डाल दीजिए। तो वो भी क्या बन जाएगा, आपका सेट बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट। अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। आप इसे कैसे समझोगे कि आप एक सेट को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। अब आप इसे कैसे समझोगे, इसे आप यहाँ देखिए मैंने कहा कि मान लो आपके पास एक सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट रखे 1 2 और 3, और अगर मैं चाहूँ तो मैं इन एलिमेंट्स को ऐसे भी सेट कर सकती हूँ, 2 पहले लिख दूँ, 1 बाद में, फिर 3 लिख दूँ। और आपका मन करे चाहे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पहले लिख दीजिए, 2 बाद में लिख दीजिए, 1 लिखिए। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपके एली सेट के जो मेंबर्स हैं उन्हें आप कैसे लिख रहे हो, आप आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। कोई ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक है, द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ ए सेट पोजेस कॉमन प्रॉपर्टी। अभी ना सेट बिल्डर प्रॉपर्टी हम आगे करेंगे, तब हम आपको कॉमन प्रॉपर्टी का मीनिंग बताऊंगी। वैसे अगर आपने एक सेट बनाया तो उन सेट के अंदर जो मेंबर्स आ रहे हैं, उन सेट वो जो मेंबर्स होंगे वो एक कॉमन प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। उनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी जिसको वो सारे के सारे सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अब जैसे ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, जैसे कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, जो क्या है, वो सारे नेचुरल नंबर्स जो कहाँ तक जा रहे हैं, 3 तक जा रहे हैं। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं। तो ये सारे किसका एग्जाम्पल हो गया कि सेट के सारे एलिमेंट्स या मेंबर्स एक जैसी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फिक्स्ड एंड कांट वेरी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर फिक्स्ड एंड कांट वेरी, मीन्स सेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये मैं ऊपर जो बताकर आई थी कि सेट के जो अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आप डाल रहे हो वो पर्सन टू पर्सन की चॉइस के अकॉर्डिंग आप नहीं डाल सकते, फिर वो सेट नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे सेट ऑफ वोवल्स। अब मैं किसी को भी पूछ लो कि 5 वोवल्स कौन से इंग्लिश अल्फाबेट्स में, तो आप बोलोगे AEIOU। ये सभी के अकॉर्डिंग सेम ही होंगे, इसलिए क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये क्या है, सेट बनेगा। तो एवरीवन की चॉइस को ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एग्जांपल बता दी है। कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स सच एज ऑनेस्टी, लव, हेट, इंटेलिजेंस, ये कभी भी सेट के अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, ये वाले आप क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स को डाल सकते हो, क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स की कलेक्शन आप नहीं कर सकते, उनसे सेट कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, नोटेशन ऑफ ए सेट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय। अब आप हर किसी का कोई ना कोई नाम होता है, तो आप अपने सेट को भी क्या दोगे, एक कोई ना कोई नाम दोगे। जैसे जब आप एक सेट की नोटेशन दोगे तो सेट का आप क्या नाम रखोगे, कैपिटल लेटर से ABC या XYZ, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, और जो सेट के अंदर, एक पर्टिकुलर सेट के अंदर जो मेंबर्स आएंगे, आप उनका क्या नाम रखोगे, स्मॉल लेटर्स का यूज करके रखोगे। जैसे ABCD, आप कुछ भी रखो, तो इसे एक आपको समझने में आसान हो जाएगा। जब आपने एक बड़े सेट का नाम लिखना है तो आप क्या रखोगे, कैपिटल लेटर्स यूज करोगे। अगर हमने छोटे सेट का लेना है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जो मेंबर्स हैं कैपिटल स्मॉल लेटर्स का यूज करके डालोगे। ठीक है, अब आगे देखिए सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ अ सेट। जैसे लिखा हुआ है एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एन रिप्रेजेंट करेगा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यहाँ मैंने W बताया हुआ है, W द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं,
0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिट सेट का एग्जांपल है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी इन्फिनिट सेट क्या होता है। तो ये देखिए W रिप्रेजेंट कैपिटल W रिप्रेजेंट करेगा होल नंबर के सेट को। आगे देखिए Z आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, मैं बता देती हूँ। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स कौन से होते हैं? नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, उनको आप क्या बोलते हो? इंटीजर्स का सेट Z से रिप्रेजेंट होगा। रैशनल नंबर्स, द आपको पता है रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जिन्हें P बाई Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फिर P एंड Q होंगे इंटीजर्स होंगे, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। तो जितने भी आपके पास इस तरह के रैशनल नंबर्स हैं उन्हें आप एक सेट में डाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? Q, यानी कि रैशनल नंबर का सेट। आगे देखिए ये यहाँ यही लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें सारे रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। रैशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स का कलेक्शन क्या होगा? आपका रियल नंबर का सेट। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, हमने सिर्फ इंटीजर्स पॉजिटिव वैल्यूज लोगे इंटीजर्स की। क्यू पॉजिटिव रिप्रेजेंट करिए, जो जेड पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, जेड पॉजिटिव क्यू पॉजिटिव रिप्रेजेंट करेगा द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स आएंगे वो किस में आएंगे? क्यू पॉजिटिव में। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आर पॉजिटिव में। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स सी में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप +1 क्लास में पढ़ोगे, 5th चैप्टर में जब इमेजिनरी नंबर का इंट्रोडक्शन होगा आपके साथ, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद है इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स का सेट ई से डिनोट होगा और ऑड इंटीजर्स का सेट ओ से। ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सेट के, जो हम अपने मैथ्स में यूज करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया, रैशनल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर का सेट हो गया, पॉजिटिव रियल नंबर का सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया, इवन इंटीजर्स का और ऑड इंटीजर्स का। ठीक है, जब हम मैथ्स में यूज करेंगे तो हम डायरेक्ट ये सिंबल यूज कर लेंगे, और जब हम ये सिंबल यूज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें ध्यान रहेगा हम कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जेड यूज कर रहे होंगे तो इट मीन्स कई बुक्स में से आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जेड या आई अगर आप रिप्रेजेंट यूज करोगे तो यानी कि हम समझ जाएंगे कि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ताकि इसे स्टडी करना मैथ्स में क्या हो जाए? इजी हो जाए, इसलिए हम ये सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए यूज। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप जब मैथ्स में +1 का जब मैथ स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे नए नए सिंबल्स को देखते हैं। ठीक है, तो उसमें से एक सिंबल होता है ये वाला अपसाइलन। इसे क्या बोलते हो? ये ई की तरह दिखाई देता है, लेकिन बुक में कुछ इस तरह से बना हुआ। इसे क्या बोलते हो आप? एप्साइलन। ठीक है, ये ग्रीक लेटर होता है, लिखा हुआ है, इसे एप्साइलन बोलते हैं। इट इज यूज टू टेल इफ एनी मेंबर ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू इट। यानी कि आप एप्साइलन का यूज करोगे, ये एक सिंबल की तरह काम करेगा। ये बताएगा कि एक सेट के अंदर कोई उसका मेंबर आता है या नहीं आता। यानी कि अगर आपने एक मेंबर की, अगर वो मेंबर उस सेट में आ रहा है, बिलोंगिंगनेस को रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस सिंबल का यूज करोगे। मीन्स मैं इसे बोलूंगी ए बिलोंग्स टू ए, कह सकते हो स्मॉल ए बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल ए। ठीक है, तो बिलोंग्स यानी कि ए क्या है? मेंबर है ए का, ए के ए स्मॉल ए सेट ए के अंदर आ रहा है। इसे आप इस तरह से रीड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इट इज यूज टू टेल इफ एनी मेंबर ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू इट। देखो, अब देखो मैंने आपको सामने सेट रिप्रेजेंट किया, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये 4 मेंबर्स का सेट है। अब देखो आपको पता है 1 किसका मेंबर है? ए का, यानी 1 सेट ए में कंटेन हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगी 1 बिलोंग्स टू ए, या लिखूंगी 1 इज द मेंबर ऑफ अ सेट ए। ठीक है, तो इसे अगर मैथमेटिकली आप लिखना चाहोगे तो हम कैसे लिखेंगे? 1 बिलोंग टू ए। इसी तरह से आप लिख सकते हो 2 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए एंड 4 बिलोंग टू ए, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरह से दस एनी मेंबर ऑफ ए सेट बिलोंग्स टू इट रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल एप्सिलॉन। अगर अब आपके दिमाग में अगर ना बिलोंग करता हो तो इफ एनी ऑब्जेक्ट डज नॉट बिलोंग टू अ सेट वी यूज सिंबल एप्सिलॉन लिख के उसको क्रॉस कर दीजिए। इस तरह से आप कट लगा दीजिए, इसका मतलब नॉट बिलोंग टू ए। अब देखो इस सेट में 7 नहीं आना ना, 1 2 3 4 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 7 इज नॉट द मेंबर ऑफ ए, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो आप लिखोगे 7 नॉट बिलोंग टू ए, 7 ए में नहीं आ रहा, तो आप इस तरह का सिंबल यूज करके मैथ में अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब ये होगा कि 7 ए का मेंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे यहाँ तक आपको अगर आ गया होगा समझ में, तो हम आगे करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, अगर आप अपने सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, 3 मेथड आप यूज कर सकते हो। एक होगा डिस्क्रिप्शन मेथड, ठीक है, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन दोगे सेट के बारे में। दूसरा होगा टेबुलर फॉर्म, टेबुलर को आप रोस्टर फॉर्म भी बोलते हो। ठीक है, और तीसरा होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सेट को बिल्ड करना, सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड भी इसे बोला जाता है।
ठीक है, तो आपके पास 3 मेथड हो गए जो आप अपनी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए डिस्क्रिप्शन मेथड क्या होता है। अ वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेट इज रिटर्न। इसके जब आप डिस्क्रिप्शन मेथड यूज करोगे सेट को डिफाइन करने के लिए, तो आप वेल डिफाइंड डिस्क्रिप्शन को यूज करोगे, यानी कि जो आपकी डिस्क्रिप्शन है, जो आपके पास सेट की जानकारी है, उसे आप इस तरह से कर्ल ब्रैकेट लगाओगे और उसके अंदर से अच्छे से लिखोगे, डिस्क्राइब दोगे। ठीक है, कर्ल ब्रैकेट में। जैसे देखिए अब मेरे पास एक सेट है, मैंने कहा इवन नंबर्स का सेट बनाना है, तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन मेथड से कैसे लूंगी, मैं कहूंगी इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स बताते ही पॉजिटिव इवन नंबर्स बोल दीजिए आप, या आप इवन पॉजिटिव, जनरली आप इवन नंबर बोलते हैं, पॉजिटिव इवन नंबर्स हो गए, इंटीजर, क्योंकि वहाँ नेगेटिव आता है इंटीजर हो जाता है ना, तो आप इवन नंबर यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगा इवन नंबर। तो अगर आप ये लिखोगे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, यानी कौन से हो गए, नेचुरल नंबर्स। तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड से आप अपने सेट को डिफाइन कर सकते हो। ज्यादातर हम कौन सा यूज करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड द मेंबर्स ऑफ ए सेट आर इनक्लोज विद इन ए कर्ल ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कि जो भी मैं आपको बता के आई हूँ। आप क्या लीजिए, कर्ल ब्रैकेट लीजिए, जैसे मुझे पहले 4 नेचुरल नंबर के बारे में बताना है, 1, 2, 3, 4, बस इस तरह से आप लिख के दिखा दीजिए। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, सिंपल रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत इजी है, रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। और इसे टेबुलर फॉर्म भी हम बोलेंगे, इसे आप टेबुलर फॉर्म भी बोल सकते हो। यहाँ मैंने 1 3 ओड नंबर्स का, इनफाइनाइट ओड नंबर्स जो हैं उनका सेट बना के दिखाया हुआ है, 3 के मल्टीपल नंबर्स का सेट बना के दिखाया हुआ है। आगे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म। इन दिस मेथड वी यूज ए वेरिएबल टू रिप्रेजेंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। इसके अंदर आप पर्टिकुलर वेरिएबल यूज करोगे, जैसे कुछ भी नाम दे दो आप, एक्स दे दो, बुक्स में एक्स दिया होता है, आर दे दो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। और उस वेरिएबल, एक ऐसा वेरिएबल जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, यानी कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ इस तरह से होगी, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स। अभी मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास एक सेट था, मैंने एक आपके सामने सेट लिया 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नंबर्स का सेट हो गया। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, a कंटेन्स x, ये सिंबल यूज करोगे आप, सच डैट, इसे क्या बोलते हो, सच डैट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो x, ये ऐसे लाइन लगा सकते हो, बार लगा सकते हो, इसे भी बोलोगे सच डैट, ये भी सच डैट के लिए यूज कर सकते हो, ए एक्स सच डैट एक्स इज अ इवन नंबर। तो ये क्या हो गया, आपका सेट बिल्डर फॉर्म का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। आप इसे कैसे भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख के दिखाती हूँ। देखो लिखा हुआ है कि बी एक सेट है जिसके अंदर एक्स आता है, सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि बी क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। आप इस तरह से कोई भी सेट का एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने बोला कि बी कोई सेट है, बी पर हो गया, जो सी ले लेते हैं। सी एक सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एलिमेंट्स आ गए। तो मुझे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एक्स सच डैट, एक तो हो गया कि हमारा एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, एंड एक्स क्या है मेरा 10 से छोटा है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, यानी इस ये क्या होगी, हमारे सेट बिल्डर फॉर्म होगी, सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आगे हम स्टूडेंट, तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने सेट के बारे में पढ़ा, वेल डिफाइन का मीनिंग पढ़ा। वेल डिफाइन हम वेल डिफाइन क्यों बोलते हैं सेट को, यानी कि सेट को वेल डिफाइन कलेक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, यह सेट की डेफिनेशन वेल डिफाइन से कैसे जुड़ी है ये पढ़ा, सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट के बारे में कुछ एग्जांपल्स पढ़े। ठीक है, नोटेशन पढ़ी कि हम सेट को अगर नाम देंगे तो कैपिटल, जनरली हम कैपिटल लेटर्स से नाम दे देते हैं, उसके मेंबर्स को स्मॉल लेटर्स से। उसके बाद मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताए, रिप्रेजेंटेशंस बताई, सिंबल बताए, जो हम अपने मैथ्स में सेट्स के बारे में यूज करते हैं ना, वो वाले। ठीक है, उसके बाद मैंने एप्सिलॉन के बारे में, जो ग्रीक लेटर बिलोंग्स के लिए, यानी कि बिलोंग जो इंग्लिश का एक वर्ड हम यूज करते हैं, उसे अगर मैथ्स में यूज करना हो तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करोगे, और नॉट बिलोंग के लिए ये वाला सिंबल यूज करोगे। एप्सिलॉन के ऊपर ऐसे लाइन लगा के क्रॉस करके आप दिखा सकते हो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा, 3 तरह से आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, यहाँ रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने रिप्रेजेंटेशन करना है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन, टेबुलर और सेट बिल्डर। ठीक है, हमने 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन पढ़ा, जिसके अंदर हम कर्ल ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन देते हैं। रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हम
कर्ल ब्रैकेट के अंदर नॉर्मल जो मेंबर्स हैं उन्हें लिख के दिखा देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे थोड़ा सा कंपैक्ट करके लिखना चाहते हैं कि हमें सारे मेंबर्स ना लिखने पड़े, उसके लिए आप सेट बिल्डर फॉर्म को इस तरह से बिल्ड करके एक वेरिएबल का यूज करते हो। इसके बाद मैंने आपको ये बताया जब रोस्टर फॉर्म है इसके अंदर दो तरह के सेट आ सकते हैं, एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट, यानी कि जिसके मेंबर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी है कि कितने मेंबर आ रहे हैं, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ये कैसा सेट हो जाएगा, फाइनाइट। और ये क्या हो गया, इनफाइनाइट, यानी कि इसके अंदर कितने मर्जी मेंबर आ सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइटली। इसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया, मैंने लिमिट लगा दी कि जो x है नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन लेस देन 10 होगा, ये हो गया फाइनाइट सेट का एग्जांपल। लेकिन ये जो हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि कितने मर्जी नेचुरल नंबर आप सेट के अंदर बी के अंदर डाल सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक। थैंक यू।